अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के आईआर डिपार्टमेंट से और गिफ्ट यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त इस चैनल को दिया। नाज़रीन, आज 3 बहुत ही अहम मौज़ूआत हैं। मैं वक्तन फ़वक्तन 3 वीडियोज़ के अंदर जिक्र कर चुका हूँ कि कनाडा के अंदर एक रेफरेंडम मुनक्कद हो रहा है, जिसके अंदर सिख जो हैं अपना एक हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे कि उन्होंने इंडिया के साथ रहना है या फिर अलग एक स्टेट बनानी है। पहले नंबर पे इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि रेफरेंडम कल का हो चुका है। मेरी बड़ी गहरी नज़र थी उसके ऊपर और मैं इन डिटेल उसको जो है वो आपके सामने डिस्कस करूँगा। दूसरे नंबर पे जो अहम बात है वो ये है कि इस वक्त जो जनरल असम्बली का इजलास शुरू होने वाला है न्यूयॉर्क के अंदर, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और तीसरे नंबर पे बहुत ही अहम बात वो ये है कि पाकिस्तान ने ख़त लिखा है तालिबान हुकूमत को और उनसे ख़त में कहा है कि हमें मौलाना मसूद अज़हर वापस पाकिस्तान को दिया जाए, क्योंकि इस वक्त या तो वो कुन्नड़ के अंदर हैं या नंगरहार के इलाके में हैं। तो ये 3 अहम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर आपसे गुफ्तगू की जाएगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं बात करूँ कनाडा के अंदर सिखों की, कि जो उन्होंने रेफरेंडम का इनेकाद किया है, कल की बात है अभी, कि कनाडा के अंदर 1,20,000 सिखों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है, यानी वोटिंग हुई है। और उस वोटिंग के अंदर उन्होंने कहा कि हमने इंडिया के साथ आइंदा नहीं रहना, हमने अपना अलग से एक मुल्क हासिल करना है जिसका नाम खालिस्तान होगा। और सिखों का ये जो रेफरेंडम है, इसको रोकने के लिए इंडिया ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। इंडियन हुकूमत ने दबाव भी डाला है कैनेडियन हुकूमत के ऊपर कि आप ये रेफरेंडम ना होने दें, लेकिन कनाडा ने कहा है ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हम इस जमहूरी तर्ज अमल को किसी भी तरह से नहीं रोक सकते। लिहाजा कल जब वोटिंग शुरू हुई तो फिर जोक दर जोक सिखों की बड़ी तादाद, कसीर तादाद ने उस रेफरेंडम में हिस्सा लिया। आप यकीन मानिए कि इलेक्शन के इनेकाद करने वाले जो कमेटी है वो परेशान हो गई, क्योंकि इतने ज़्यादा सिख आ गए थे। 1,20,000 सिखों ने अपना हक़ राय दही वहाँ पर इस्तेमाल किया और टाइम ख़त्म हो गया था, यानी बहुत ज़्यादा भी सिख पीछे थे कि टाइम ख़त्म हो गया। और इस वजह से बहुत सारे जो सिख हैं, कसीर तादाद उनकी भी वोट कास्ट नहीं कर सकी। ये कल की इंडिया की एक मौत वाक़या हो चुकी है। इसमें अगर आपको मैं ये भी बताऊं कि इंडिया के साथ उनकी जो यहाँ पर एक मुखासिमाना दुश्मनी है, उसमें ये बात भी शामिल है कि उनके जो बहादुर जर्नैल भिंडर सिंह हैं, उनको बाकायदा तौर पर उनके पोस्टर को फाड़ा गया। कनाडा के अंदर एक हिंदू ने उनके पोस्टर को फाड़ा, इस वजह से फिर पुरतशद्दद मुजाहरे भी कल शुरू हो गए। अभी जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन जनरल असम्बली है, जिसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मुकन्ना का नाम दिया जाता है, जिसको पार्लियामेंट का नाम भी दिया जाता है और इंटरनेशनल पार्लियामेंट भी उसको कहा जाता है। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये बड़ा अहम एक इदारा है, उसके 6 बड़े इदारे हैं, उनमें सबसे अहम जो इदारा है वो जनरल असम्बली का है। हर मुल्क का एक एक नुमाइंदा जनरल असम्बली के अंदर मौजूद होता है। कोई मुल्क 5 भी भेज सकता है, लेकिन वोट एक का ही कंसिडर होगा। 198 कंट्रीज जो हैं वो जनरल असम्बली के मेंबर हैं इस वक्त। और जनरल असम्बली को इंटरनेशनल पार्लियामेंट इसलिए कहा जाता है, वहाँ पर कानून साजी होती है मुख्तलिफ ममालिक के इशूज़ के हवाले से। अब उसका भी इजलास है, हर सितंबर के तीसरे मंगल को जनरल असम्बली का इजलास मुनक्कद होता है न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर। मैं जो बात आपसे करने लगा हूँ वो ये है कि जनरल असम्बली बहुत बड़ा इदारा है और इन्फ्लुएंस भी रखता है ममालिक के ऊपर। लेकिन अगर हमारे लीडर्स की बात की जाए तो जितने भी हमारे लीडर्स जाते हैं वो वहाँ पर मुख्तलिफ ऐसे इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जो इमरान खान साहब ने वहाँ पर एक बात की थी जनरल असम्बली के इजलास में, और वो बात थी कश्मीर इशू। बड़ा एक अहम इशू था जिसको वहाँ पर रेज़ किया गया था और इस इशू को लेके फिर पूरी दुनिया में गूंज उठ गई कि कश्मीर जो है उसके ऊपर भी नज़र डालनी चाहिए मुख्तलिफ ममालिक, और ख़ास तौर पे इंडिया को, जिसने गासिबाना एक कब्ज़ा किया हुआ है। खुल के उन्होंने बातें की, जो कश्मीरियों के दिल की बातें थी वो जनरल असम्बली के इजलास में की गई। तो क्या अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं वो उसी तरह खुलकर कश्मीर के मौक़िफ़ को पेश करेंगे या नहीं करेंगे, और दूसरी तीसरी बातें करके वहाँ से आ जाएंगे? अभी ये समझ से बाहर है कि इनकी क्या अब पॉलिसी होगी या इनका बयान वहाँ पर नैरेटिव क्या होगा। मेरे ख्याल से एक चीज़ ये भी होनी चाहिए कि ना सिर्फ अब कश्मीर का मौक़िफ़ पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया ने कश्मीर के ऊपर
जोर ज़बरदस्ती से कब्जा किया हुआ है। लिहाजा अब करारदादों से बाहर निकल के, लिहाजा अब इन तकरीरों से बाहर निकल के अब उसके ऊपर प्रैक्टिकली कुछ करना चाहिए, अमल दरामद करना चाहिए कि अब कश्मीर की आज़ादी के लिए, उन लोगों को आज़ाद करने के लिए बाकायदा एक लाया अमल, कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, उस पर एक प्लान तरतीब दिया जाना चाहिए। इंडिया को वहाँ पर बड़ी सबकी होती है, इंडिया बड़ा परेशान होता है वहाँ पर जाकर कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो बातें करते हैं, लेकिन बातों का क्या फ़ायदा। ये तो उस मुर्गे की तरह होता है ना फिर, कि जो अजान देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकता। आप तकरीरें करते रहें लेकिन प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा आपको ये चीज़ जो है वो अभी करनी चाहिए कि बातों से हट के उसको, जो थ्योरेटिकल चीज़ों से हट के प्रैक्टिकल की तरफ आएँ, अब उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं और फोर्स के ज़रिए, अगर कांगो के अंदर फोर्स के ज़रिए यूनाइटेड नेशन जो है वो अमल ला सकती है, और अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक के अंदर अगर फोर्स के ज़रिए अमल ला सकती है, तो कश्मीर में फोर्स के ज़रिए अमल क्यों नहीं लाया जा सकता। इंडियन फौज के साथ टकराव क्यों नहीं वहाँ पर पैदा किया जा सकता, कि जो कश्मीरियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम कर रही है। अभी कल की बात है कि वहाँ पर इस्लामोफोबिया, जो एक ख़तरा समझते हैं इस्लाम को, वो बहुत बड़े बड़े आलम दीन हैं जमात इस्लामी के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी कल की बात है कश्मीर के अंदर। तो इस तरह तो नहीं होता, और ऐसे करना भी नहीं चाहिए। इन चीज़ों को, इन मसाइल को वहाँ पर उजागर करने की ज़रूरत है यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के अंदर। अगर ये नहीं कर सकते यार आप, तो फिर वहाँ पर जाने की क्या फ़ायदा है। कौम का अरबों का नुकसान हो जाता है अगर आपका एक पूरा डेलीगेशन जाता है प्राइम मिनिस्टर के साथ, और अरबों खरबों लगा के अगर आप वहाँ पर जाते हैं, चार्टर्ड तैयारों के अंदर जाते हैं, इतनी बड़ी फौज लेकर आप साथ जाते हैं, वजीरों की, मुशीरों की, और अगर जाकर आपका मसला ही हल नहीं होता, तो हर साल जाने का फिर फ़ायदा क्या है। तकरीरें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी बड़ी ज़बरदस्त करते थे, तकरीर तो इमरान खान साहब ने बड़ी कमाल की है, लेकिन तकरीरों से ये काम नहीं होगा। इसके लिए बाकायदा अब कोई लाया अमल जो है वो तैयार करना चाहिए। तीसरे नंबर पे बड़ा अहम मौजू है, वो मौजू है मौलाना मसूद अज़हर साहब का। मौलाना मसूद अज़हर साहब जैश ए मोहम्मद के बानी हैं, और जैश ए मोहम्मद की उन्होंने बुनियाद रखी। एक जिहादी मूवमेंट जैश ए मोहम्मद को तस्वर किया जाता है, इंडिया इसको दहशतगर्द कहता है, अमेरिका भी इसको दहशतगर्द कहता है, और मौलाना मसूद अज़हर के ऊपर बड़े ही ज़्यादा इल्ज़ामात हैं जो इंडिया की तरफ से हैं। अगर हम उन इल्ज़ामात को देखें तो उड़ी का धमाका, पुलवामा का अटैक, लेकिन सबसे बड़ा जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा वो पठानकोट हमला है। उनका डायरेक्टली के जैश ए मोहम्मद इसमें इन्वॉल्व है। मौलाना मसूद अज़हर ने पठानकोट हमले की पूरी प्लानिंग की थी, और ये उसके बानी हैं। अब आपको मैं ये बताता चलूँ कि पता नहीं चलता कि मौलाना मसूद अज़हर हैं कहाँ पे, क्योंकि उनका जो मेन हेड क्वार्टर है वो तो बहावलपुर के अंदर है, उनकी रेजिडेंस भी बहावलपुर के अंदर है। लेकिन अब शुबा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि मौलाना मसूद अज़हर जो है वो अफ़गानिस्तान में है। पाकिस्तान ने ख़त क्यों लिखे अफ़गानिस्तान को, इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे रीज़न ये है कि FATF अब मज़ीद प्रेशर डाल रही है पाकिस्तान के ऊपर। अभी ये सैलाब के मामलात के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारी मजहबी तंजीमें जो हैं वो काम कर रही थी सैलाब ज़िदगान के लिए, लेकिन FATF का ये जो था मकसद वो ये था कि ये लोग उनकी इमदाद ना करें, ये लोग वहाँ पर जाके रिलीफ का काम ना करें। इसके लिए बाकायदा FATF ने पाकिस्तान में छापा मारा और 3 दिन तक मॉनिटरिंग करती रही सैलाब वाले इलाकों की, कि कहीं ऐसे लोग के जिनको कल अदम करार दिया है वो कहीं सैलाब ज़िदगान की मदद तो नहीं कर रहे। लिहाजा FATF को खुश करने के लिए, प्लस इंडिया को खुश करने के लिए, और ये जो न्यूयॉर्क के अंदर जाना है वहाँ पर उनके सामने एक, जिस तरह नहीं कहते कि आप एक होमवर्क करके जाते हैं कि ये देखें हमने होमवर्क किया है और हमने मौलाना मसूद अज़हर को वापस लाने के लिए ख़त तक लिख दिया है, लिहाजा तालिबान बहुत जल्द हमारे हवाले करेंगे और हम उनको सज़ा दे देंगे। ये एक बाकायदा होमवर्क इन्होंने किया है। इनसे कुछ भी बैद नहीं है कि पता नहीं ये क्या करते हैं, इनसे बोला ही नहीं जाता। इनको कुलभूषण यादव याद नहीं आता, इनको वो अभिनंदन का जो यहाँ पर अटैक है वो याद नहीं आता। और किस तरह से, मैं कितनी बातें करूँ कि किस तरह से रॉ के जो एजेंट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में खराफात, और इसी तरह सिंध के अंदर जो उन्होंने खराफात की हुई हैं शुरू, और किस तरह से यहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं, किस तरह बम धमाके यहाँ पर करते हैं, किस तरह से उन्होंने यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा किया, और उनमें सियासतदान भी शामिल हैं, उनके अंदर हमारे मौलवी हजरात भी बिक जाते हैं, उनके अंदर हमारे ताजर हजरात भी शामिल हैं। बहुत सारे लोगों को ये अपने साथ मिला के उनकी सपोर्ट करके तो किस तरह से अपने एजेंडे को मुकम्मल कर रहे होते हैं, ये चीज़ें वहाँ पर हाईलाइट नहीं की जाती। हाईलाइट क्या किया जाता है जी, कि हमारे पास मौलाना मसूद अज़हर है, वो अफ़गानिस्तान में है, हम उसको जल्द वापस लाएंगे
और या इस तरह करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। जमात दावा को हमने ख़त्म कर दिया है, हमने तहरीक अल्लाह अकबर को भी ख़त्म कर दिया है, हमने इनके असासे मुजम्मद कर दिए हैं, हमने इनके सारे ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए। ये रिपोर्ट वहाँ पर पेश की जाती है, यानी खुद ही अपना पेट नंगा करने वाली बात है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आज आपके सामने डिस्कस करना थी। बहरहाल जिनमें कुछ खुशाइंद बातें भी हैं खालिस्तान तहरीक की, और फिर कुछ इस तरह से हमारी बेबसी के वाक़यात भी हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी शहरियों के लिए ये खुद ही उनको नंगा करके इंटरनेशनल लेवल पे पेश कर रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।